हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज के क्लास में हम लोग इमानुएल दुर्कheim जी की थ्योरीज को देखेंगे। ये जो क्लास है ये सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप यूजीसी नेट का सिलेबस देख लो, यूजीसी नेट के ही सिलेबस को आप लोगों को राजस्थान सेट के में पढ़ना होगा। और साथ ही साथ यूपी पीजीटी के भी जो हमारा सिलेबस है उसमें भी इमानुएल दुर्कheim जी की थ्योरीज को हम लोग को पढ़ने को बोला गया है। तो उनकी मेनली जो 4 थ्योरीज है उससे क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों के पास से एक ही क्लास में उनकी चारों थ्योरीज को कवर करने का कोशिश की हूँ। इसलिए क्लास को स्किप ना करते हुए आप लोग लास्ट तक देखते और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इमानुएल दुर्कheim जी की थ्योरीज को जानने से पहले हम लोग इनकी बायोग्राफी को देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी। इससे क्या होगा कि हम लोग को एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि उनकी सोच क्या थी, किस सोच पर वे अपने पुस्तकों की रचना किए थे और कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो इमानुएल दुर्कheim जी का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिटन नामक कस्बे में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 15 नवंबर 1917 फ्रांस के ही पेरिस में हुई थी। वे दर्शन शास्त्र के एक शिक्षक के रूप में भी जाने जाते थे। साथ ही साथ दर्शन शास्त्र के साथ ही साथ उन्होंने समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र का भी अध्यापन कार्य प्रारंभ किया था। दुर्कheim जी एक बहुत ही अनुभवी वैज्ञानिक थे। उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सामाजिक जो घटनाएं हैं उसका अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसमें विशेष रूप से उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत, यांत्रिक समाज एवं यांत्रिक सुदृढ़ता, सामूहिक चेतना, सावयवी समाज, सामाजिक तथ्य एवं धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूपों का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। ये जो शब्दावली कीवर्ड्स को आप लोग को याद रखना होगा। अगर आप लोग कीवर्ड्स भी याद रख लेते हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये जो कीवर्ड्स है या फिर ये जो थ्योरी है किनके द्वारा दिया गया है। जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे, उन्होंने इमानुएल दुर्कheim जी के संदर्भ में कहा है कि कुछ ऐसे ही गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने बौद्धिक इतिहास में वैज्ञानिक संस्कृति के विकास के लिए इतना योगदान दिया हो जितना इमानुएल दुर्कheim जी ने दिया है। देखिए, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट जी जो थे वो उन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। लेकिन अगर वास्तविक समाजशास्त्र के विकास की बात की जाए तो इमानुएल दुर्कheim जी ने ही इसका विकास किया है, क्योंकि अगस्त कॉम्ट का वास्तविक उत्तराधिकार जो है वो इमानुएल दुर्कheim जी को माना जाता है। इमानुएल दुर्कheim जी साइमन महोदय, मॉन्टेस्क्यू महोदय से भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। 1893 में जब उन्होंने अपना पीएचडी का कार्य प्रारंभ किया तो उनका जो शोध का विषय था वो था डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये इनकी पुस्तक थी। इसमें उन्होंने समाज में श्रम विभाजन इस टॉपिक पे उन्होंने अपना शोध कार्य को प्रारंभ किया था। तो इस शोध कार्य के बाद ही उन्होंने अपना जो सिद्धांत था समाज में वर्ग संघर्ष या वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत था उन्होंने इसी पुस्तक में द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी इसमें इन्होंने वर्णन किए थे। यहाँ पे देखिए, मैं 4 बुक को आप लोगों के पास लेकर आई हूँ और ये चारों ही जो बुक है इस चारों बुक में उन्होंने अपने थ्योरीज की बात की है। जहाँ द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, इसमें सामाजिक तथ्यों के बारे में जो सोशल फैक्ट्स है उसके बारे में बात की। द सुइसाइड, इन्होंने फ्रेंच भाषा में ली सुइसाइड करके लिखा था, ये 1897 में लिखी। इसमें उन्होंने आत्महत्या के सिद्धांतों के बारे में, आत्महत्या के प्रकारों के संदर्भ में बताया था। और 4th है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसमें उन्होंने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में बात की थी। ऐसे तो उन्होंने और भी बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी थी लुईस ड्रेफ्स, उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन 1922 में लिखा, सोशियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी 1924 में और मॉरल एडुकेशन 1925 में। इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद द सोशियोलॉजियम 1928 में, द इवोल्यूशन ऑफ पेडोलॉजिकल इन फ्रांस 1938 में, लैक्स द सोशियोलॉजी 1950 में,
प्रेगमेटिज्म एंड सोशियोलॉजी 1955 में, मॉन्टेस्क्यू एंड रोusseau 1953 में। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे समाजशास्त्र पुस्तकों की रचना की थी, लेकिन मेनली जो इम्पोर्टेंट बुक है वो ये 4 ही बुक है, क्योंकि इन चारों बुक में ही उनकी थ्योरीज जो है वो उन्होंने वर्णन किया था। तो एक एक करके चलिए हम लोग इनके 4 थ्योरी को देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। इनकी जो पहली थ्योरी है सोशल फैक्ट, जिसे कि सामाजिक तथ्य बोला जाता है, ये आखिर क्या होता है, यह हम कैसे जानेंगे कि सामाजिक तथ्य होता क्या है। तो इस थ्योरी को उन्होंने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में बताया था। इसमें उन्होंने बताया था कि समाज जो होता है वही सर्वोपरि है। इसमें व्यक्ति की जो भूमिका है उसको इमानुएल दुर्खैम जी ने गौण कर दिया था और समाज को ही वास्तविक देवता माना था। इमानुएल दुर्खैम जी के अनुसार समाजशास्त्र की कुछ जो प्रघटनाएं हैं उसका अध्ययन तक सीमित सिर्फ किया गया है। सामाजिक तथ्य क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क की उपज नहीं होती है। ये सामाजिक तथ्य स्वतंत्र होते हैं और सामाजिक तथ्य व्यक्तियों या जो सार्वभौमिक मान्यता है या मानवीय जो स्वभाव है उससे पूर्णतः क्या होता है, अप्रभावित होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ को जिसको कि हम लोग अवलोकन कर सकते हैं, जिसको मापन कर सकते हैं और जिसका कि वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है, वही क्या होता है, सोशल फैक्ट होता है, सामाजिक तथ्य होता है, यानी जिसको कि हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। ये प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद का मतलब हो गया जिसको कि हम लोग सामने से अध्ययन करते हैं। देखिए सामाजिक तथ्य जो होते हैं वे विशिष्ट होते हैं तथा इनकी जो उत्पत्ति होती है वह व्यक्तियों के सहयोग से ही होती है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति की सामूहिक चेतना निहित होती है। सामूहिक चेतना का तात्पर्य हो गया कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो तुलसी में जल चढ़ा रहा है, तो वो एक दिन जल चढ़ाया, उसको 2 दिन 3 दिन ये प्रक्रिया को वो लगातार कंटिन्यू करता रहा, तो उसका देखा देखी करके क्या हुआ, कुछ व्यक्ति आए उन्होंने भी जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हो, ये एक प्रथा होगी। जितने भी हिंदू परिवार हैं उन सभी में क्या होता है, तुलसी को जल चढ़ाया जाता है, चाहे वो जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं। तो अगर जो पहला व्यक्ति जिसने इसको स्टार्ट किया था, अगर वो चाहे कि इससे वो वापस आ जाए, वो तुलसी में जल ना चढ़ाए, तो क्या समाज उसको मान्यता देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है, मनुष्य की सामूहिक चेतना में निहित हो गई है। लोग इसको सभी व्यक्ति मिलजुल कर करने लगे हैं। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, जो हमारे सामूहिक प्रतिनिधान है, जो कि एक ऐसे किसी देश का तिरंगा झंडा वो हमारे लिए शान का बात है, तो वो सबके लिए समान है। स्वास्तिक चिन्ह, प्रतीक, ये क्या है, एक धार्मिक चिन्ह है, तो सभी व्यक्ति इसको मानेंगे। और अगर इनकी विशेषता की बात की जाए तो ये व्यक्ति से बाह्य होता है, इसमें बाध्यता नहीं होती, ये सामान्यतः कॉमन होता है, यानी सार्वभौमिक सर्वव्यापक होता है। तो वो हो गया आपका सोशल फैक्ट्स। नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी थी श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो श्रम विभाजन आखिर होता क्या है, श्रम विभाजन क्या है, तो ये व्यवसाय में विभेदीकरण की जो प्रक्रिया है इसको ही श्रम विभाजन कहा जाता है। ये किनके द्वारा बोला गया था, तो इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा बोला गया था कि इससे क्या होता है, समाज में विशेषीकरण होता है। जो व्यक्ति जिस चीज़ में गुणी होगा वो क्या होगा, उस चीज क्षेत्र में वो आगे बढ़ जाएगा। और श्रम विभाजन के माध्यम से व्यक्ति सुचारू रूप से कोई भी काम को प्रारंभ करता है। और अगर हम बात की जाए कि श्रम विभाजन का समाज पर क्या असर होता है, तो जैसे जैसे श्रम का विभाजन जटिल होता जाता है वैसे वैसे समाज का जो स्वरूप है वो भी बदलता जाता है। पहले जहाँ समाज में सरल समाज पाया जाता था, अब आपको यांत्रिक समाज देखने को मिलेगा, सावयविक समाज वो बनने लगा, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और इमानुएल दुर्खैम जी का मानना था कि मनुष्य का जो सभ्यता का विकास है, वो सभ्यता के विकास से ही समाज के अंतर्गत श्रम विभाजन की जो गतिशीलता है हमें देखने को मिल रही है। चाहे आप इतिहास का कोई भी समय ले लीजिए, उसमें आपको श्रम विभाजन का सिद्धांत देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बात है हम लोग को याद रखूँगा कि श्रम विभाजन ये जो शब्द है ये सबसे पहले किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया गया था, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। तो इस इमानुएल दुर्खैम जी ने श्रम विभाजन का स्रोत किसे माना है,
तो इमानुएल दुर्कheim जी ने श्रम विभाजन का जो स्रोत है वो जनसंख्या को माना है। मान लीजिए जनसंख्या के अगर घनत्व में भौतिक घनत्व में वृद्धि होगी तो श्रम विभाजन क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि जैसे एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, तो कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, वो परिवार के 5 लोगों का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन अगर उसके भौतिक घनत्व में वृद्धि होती है तो श्रम विभाजन भी तो बढ़ेगा। एक व्यक्ति क्या 10 जन को खिला सकेगा? नहीं खिला सकेगा। इसके लिए 5 और भी व्यक्ति को काम पर लगना होगा। वो जब तक वो नहीं लगेगा तब तक परिवार की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकेगी, और नैतिक घनत्व में भी श्रम विभाजन के कारण वृद्धि होती है। तो श्रम विभाजन की अगर बात की जाए तब समाज का कोई भी समय ले लीजिए, कोई भी टाइम ले लीजिए, तो उसमें 2 प्रकार के आपको लोगों देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया बुजुर्गा और एक हो जाएंगे सर्वहारा। जो पूंजीपति वर्ग है उनको दिखेगा कि समाज के अंतर्गत जो निम्न वर्ण के लोग होते हैं उनके ऊपर वे शासन करते ही हैं। श्रम विभाजन को जो सिद्धांत था, इसमें संदर्भ में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में बात की है, बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इनके बारे में बोला। तो इमानुएल दुर्कheim जी का मानना था कि श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर सामाजिक व्यवस्था की जो स्थायित्व है उसको हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, और किस आधार पर श्रम का विभाजन हो रहा है इसमें उन्होंने बात की थी। और इसके साथ ही साथ और भी एक वो जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे जैसे एडम स्मिथ हो गए, उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल तथा हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने भी श्रम विभाजन से संबंधित अपने विचारों को प्रकट किया था। इमानुएल दुर्कheim जी का मानना था कि मानव सभ्यता का विकास क्या है, श्रम विभाजन की गतिशीलता पर आधारित है। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्यों में श्रम विभाजन रहा है। परिवार की उत्पत्ति स्त्री पुरुष के विभाजित विशिष्ट कार्यों का ही फल है। आप देखिएगा कि परिवार में जो बाहर का काम है वो अधिकतर पुरुष करते हैं, और जो घर का काम है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो श्रम का विभाजन है वो जटिल और सरल में भी है। जो जटिल काम है वो बोला जाता है कि पुरुष करेंगे, जो सरल काम है वो महिलाओं के जिम्मे रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रारंभ की काल से ही चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई नई बात है, नई चीज़ जो है वो समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिल रही है। थर्ड, इन्होंने अगर इसकी बात की जाए इसका परिणाम की, तो श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप हम लोग को 2 चीज़ देखने को मिलता है, 2 प्रकार की सामाजिक एकता देखने को मिलती है। वे 2 सामाजिक एकता क्या है? यांत्रिक एकता और सावयविक एकता। तो यांत्रिक एकता और सावयविक एकता में क्या अंतर है? आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है। तो दुर्कheim जी ने सामाजिक सुदृढ़ता के आधार पर समाज को 2 भागों में बांटा था। वे 2 भाग कौन कौन से थे? एक थे यांत्रिक एकता और एक था सावयविक एकता। तो यांत्रिक एकता में व्यक्ति समाज से प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? संबंधित होता है। यांत्रिक एकता वाले जो समाज में समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें विश्वास तथा उनकी भावनाएं एक रहती हैं, और समूह के जो सदस्य होते हैं उनके बीच सामूहिकता की भावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है। समाज में व्यक्तियों की चेतना जो होती है वो सामूहिक चेतना होती है। समूह के सदस्य परस्पर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपने नैतिक आदान प्रदान से संबंधित होते हैं। सामूहिक चेतना जो है यांत्रिक एकता वाले समाजों में अधिक सुदृढ़ हमें देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में इमानुएल दुर्कheim जी ने हिब्रू की जो जनजाति है उसका उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया था, और वे बताते हैं कि ऐसे समाजों में व्यक्तियों में समानता पाई जाती है। व्यक्तियों में विशेषीकरण या तो नाम मात्र का होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है, और प्रत्येक व्यक्ति या तो कृषक होगा या फिर योद्धा होगा, एक ही तरह का आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और सावयवी एकता में वे क्या बताते हैं कि जो सावयवी एकता होता है उसमें आपको पृथकता देखने को मिलेगी, पृथकीकरण जो है वो देखने को मिलेगा। यह समाज यंत्र की तरह ना होकर एक सजीव सामाजिक तथ्य होता है। जो सावयवी एकता है वो विभिन्न तथा विशिष्ट प्रकारों की व्यवस्था होती है। सावयवी एकता वाले समाज में जो व्यवस्था के संबंध होते हैं वह समाज के सदस्यों को एकबद्ध करते हैं। सावयव शब्द जो है समाज की प्रकार्यात्मक अंतर संबंधा के जो तत्व होते हैं उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आप लोग यांत्रिक एकता और सावयवी एकता समझ लिए। फिर इमानुएल दुर्कheim जी ने जो समाजों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया है। वे 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सरल समाज, इसमें उन्होंने आदिम कबीला के बारे में बात की है। बहुखंडीय समाज को सरल समाज
के बारे में बताया है। जो साधारण मिश्रित समाज होता है वो जनजातीय समाज जो वर्ग के लोग होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जो दोहरे मिश्रित या बहुखंडीय समाज होते हैं उसको उन्होंने आधुनिक समाजों के बारे में बात की। जो आधुनिक समाज होता है, आधुनिक जटिल समाज होता है, वो क्या हो जाएगा, दोहरे मिश्रित समाज के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा आत्महत्या का सिद्धांत। तो ये आत्महत्या का जो सिद्धांत है इमानुएल दुर्कheim जी इनके अगर प्रकारों की बात की जाए तो इमानुएल दुर्कheim जी ने 3 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया है। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और असामान्य या आदर्शहीन आत्महत्या। इसमें व्यक्ति क्या देखता है कि उसकी जो परिस्थिति है, उसका जो एक समाज के अंतर्गत रूप है, वो देखता है कि वो पूरी तरह से गौण हो चुका है। वो अपने आप को नगण्य समझता है कि समाज के अंतर्गत उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके आधार पर फिर आत्महत्या का उन्होंने वर्णन किया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी आपका थ्योरी हो जाता है। तो आत्महत्या की अगर परिभाषा बोली जाए कि आत्महत्या क्या है इमानुएल दुर्कheim जी के अनुसार, तो सामूहिक चेतना को परिभाषित करते हुए जहाँ सामूहिक चेतना वो विश्वास से संवेग होता है। और इसमें क्या होता है, मनुष्य अपना जो उसका एक स्टेटस होता है उसको नगण्य समझता है, यानी कि उसको तब क्या हो जाता है, वो आत्महत्या कहलाता है। तो इसके आधार पर हम अगर बात की जाए तो सामाजिक संबंधों के आधार पर 2 प्रकार के आत्महत्या पाई जाती हैं। एक अहमवादी आत्महत्या, एक परार्थवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में जो सामाजिक संबंध होते हैं वे दूर के होते हैं और उनके बीच दूर का रिलेशन रहता है। और परार्थवादी आत्महत्या में सामाजिक संबंध जो होते हैं वे निकट के संबंधी होते हैं। जो सामाजिक नियंत्रण के आधार पर जो आत्महत्या होता है उसको बोला जाता है असामान्य या आदर्शहीन आत्महत्या, जिसमें सामाजिक नियंत्रण और नियम बिल्कुल भी नहीं होता है। और एक चौथा भी आत्महत्या होता है भाग्यवादी या सामाजिक नियंत्रण जो इसमें होता है ये बहुत अधिक व्यक्ति के ऊपर थोका जाता है। हमारा नेक्स्ट है धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। 1912 में इमानुएल दुर्कheim जी के द्वारा इस सिद्धांत के बारे में बात की गई थी। इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। इसके आधार पर वे बताते हैं कि धर्म का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है, तो टोटम से होता है। टोटम मतलब कोई भी ऐसी वस्तु, पेड़ पौधे जिसमें सामूहिक चेतना निहित होती है, जिसमें सभी व्यक्ति उसको पूजते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, टोटम कहलाती है। और इसमें उन्होंने बताया है कि समाज ही क्या होता है, जो कि समाज वास्तविक देवता होती है। और ये जो सिद्धांत है ये प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के अनुरूप है। तो इसके लिए उन्होंने इमानुएल दुर्कheim जी ने जो अध्ययन किया है वो 2 आधारों पर किया है। एक तो सहभागी अवलोकन उन्होंने बात की है, एक असहभागी अवलोकन की बात करते हैं। सहभागी अवलोकन क्या होता है, जिसमें कि हम लोग खुद प्रेजेंट रह के जब अध्ययन करते हैं तो वो सहभागी अवलोकन कहलाएगा। हम लोग उस जगह पे गए, जाके उन सभी तथ्यों को हम लोगों ने कलेक्ट किया, फिर जो अध्ययन किया। और असहभागी अध्ययन के अंतर्गत हम लोग सोर्स का हेल्प लेते हैं। सोर्स के माध्यम से जब हम लोग कोई चीज़ को अध्ययन करते हैं तो वो असहभागी अवलोकन कहलाता है। तो इमानुएल दुर्कheim जी ने सामाजिक घटनाओं के बारे में बात की है कि जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति के ऊपर जब कंट्रोल किया जाता है तो 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो धर्म के आधार पर और एक किया जाता है कानून के आधार पर। तो सामाजिक घटनाएं के अंतर्गत जो 2 प्रकार की हो गए वे हो गए टोटम, यानी टोटम को पवित्र बोला जाता है, पवित्र, और जो टैबू होते हैं वो अपवित्र चीज़ें होती हैं, जो उनकी निषेध चीज़ें होती हैं। इसके बारे में उन्होंने बात की है। और धर्म की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि जो पवित्र के प्रति जो हमारा विश्वास होता है वो क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है, जो कि हमें क्या कहता है, भयावह जो परिस्थितियाँ होती हैं उससे हमें निकलने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए कोई स्टूडेंट होता है, वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, तो एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरा एग्ज़ाम अच्छा से जाए,
क्योंकि वो विश्वास है कि अगर वो पढ़ाई नहीं भी किया है, उसका एग्ज़ाम गलत भी गया है, तो भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। तो ये जो उसका धर्म के प्रति विश्वास है, यही क्या कहलाता है, टोटम कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को इमाम दुर्कheim की जी की चारों थ्योरीज अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।